हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने दृष्टि 2026 के इस आखिरी लेक्चर में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के सेशन के लिए रेडी होंगे। तो भाई आप लोगों को सबसे पहले मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर कह देना चाहती हूँ कि भाई अपनी अपनी तबीयत का ज़रूर ध्यान रखिए। आपका शरीर आपका है, ठीक है, तो आपको अपनी तबीयत को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना है। अपना खुद का बहुत ध्यान रखना है। भाई मौसम बहुत ख़राब चल रहा है आजकल, तो सवारी बेटा अपने सवार की खुद जिम्मेदार है। तो आप अपनी तबीयत के खुद जिम्मेदार हैं, इसीलिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए भाई, तो इसी नोट पर स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ आपकी क्लास का आज का ये सफ़र। तो भाई आज की क्लास में जैसा कि आप सब बच्चे अपनी अपनी स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं, हमने आप लोगों को ख़त्म करानी है बेटा आज की आपकी बी हाइव की किताब, है ना। आप लोगों की जो किताब है बी हाइव, हमें आज उस बी हाइव बुक को ख़त्म करना है। तो आइए एक बार देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, स्नेक एंड द मिरर, माय चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, इफ आई वर यू और काठमांडू। ये सारे के सारे टॉपिक्स बेटा जो आपके सिलेबस में हमारे साथ बच रहे थे, ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम आपको आज की क्लास में ही कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप सब बच्चे आज की क्लास को पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लॉस्ट चाइल्ड, लास्ट लीफ, हाउस इज नॉट अ होम और द बेगर कराया था। आज की क्लास में बेटा हमारा टारगेट रहने वाला है ट्यूटली ब्यूटीफुल माइंड, मद द स्नेक एंड द मिरर, माय चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, इफ आई वर यू और काठमांडू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग हमारे पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो भैया ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो है बच्चों, वो दिया गया है चैप्टर बेस्ड किसके ऊपर। ये चैप्टर जो है बेटा ये बेस्ड है आप लोगों के राइटर जिनका नाम है आप लोगों सॉरी जिन साइंटिस्ट के ऊपर जिनका नाम है बच्चों एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, ये जो टॉपिक आप लोगों का आप देख पा रहे हैं अपनी अपनी स्क्रीन्स पर, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर लिखा हुआ बेटा एक पूरा चैप्टर है। इनकी समझदारी के ऊपर लिखा हुआ ये चैप्टर है, किस तरीके से इन्होंने अपना नाम बनाया था उस चीज़ पर आधारित है। तो भाई ये चैप्टर दिखाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को बताते हुए कि ना तो सिर्फ वो एक साइंटिफिक जीनियस थे, लेकिन एक कंपैशनेट ह्यूमैनिटेरियन भी थे। क्योंकि जब बेटा होता क्या है, हमारे इनको पता लगता है, हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता लगता है कि हमारे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब बनाकर गिरा दिया है। तो ये उस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत बुरा फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जब हमारे जर्मनी में एटॉमिक फिशन के बारे में पता लगा था कि जर्मनी एटॉमिक फिशन कर सकता है, वो चीज़ को बताने वाले हमारे अमेरिका को कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन ही थे। और फिर उसके बाद बेटा जब अमेरिका ने अपना बॉम्ब बना लिया और उसके बाद उस बॉम्ब को हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान में जगहें हैं वहाँ पर ड्रॉप कर दिया, तो उसके बाद बेटा हमें ये चीज़ तब उन्हें इस चीज़ का बहुत रिग्रेट हुआ कि उन्होंने ये काम क्यों किया, उन्हें नहीं बताना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने एक और लेटर लिखा बेटा, किसको? उन्होंने इसके बाद एक और लेटर लिखा आपके यूनाइटेड नेशंस को, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की ओर से इन्हें कोई खास रिप्लाई उस समय पर इस रिगार्डिंग नहीं मिला। तो उसके बाद हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस चीज़ को अपने खुद के हाथों ले लिया कि भाई अगर मुझे एक दुनिया के लिए कुछ करना है तो दुनिया के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, इसका काम एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि वो एक साइंटिफिक जीनियस थे, साथ ही साथ एक अच्छे इंसान थे, तो मुझे लगा कि भाई ये डिटेल आप लोगों को अभी से ही दे देनी चाहिए। अब कहानी स्टार्ट करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की। भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 में पैदा हुए थे बेटा, उल्म नाम की जगह जर्मनी में। और इनका जो चाइल्डहुड था बेटा वो इतना आसान नहीं था, कुछ डिफरेंट सा चाइल्डहुड था इनका। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने बोलना लेट सीखा। ठीक है, उसके बाद जब बोलते थे तो हर बात को डबल टाइम्स बोलते थे। ठीक है, हर बात को दो दो बार रिपीट करते थे। ठीक है, अकेलापन इनको पसंद था। इनके जो दोस्त थे बेटा इनको ब्रदर बोरिंग बोलते थे। ठीक है, इनको अकेलापन बहुत पसंद था। इनके जितने फ्रेंड्स थे वो इनको ब्रदर बोरिंग बोलते थे। ठीक है, इनको नॉर्मल बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, इन्हें साइंटिफिक टॉयज के साथ खेलना बड़ा पसंद था। ठीक है, ये बहुत डीपली थॉटफुल थे। ठीक है, ऑल्दो बेटा इनको बहुत ही ऑड बोलते थे, ऑल्दो बच्चे इनको ब्रदर बोरिंग बोलते थे। इनकी जो मदर थी बेटा वो भी इन्हें फ्रीक बुलाती थी। ठीक है, क्योंकि इनके बिग हेड की वजह से, क्योंकि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का सर बहुत बड़ा था। इनफैक्ट जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हमें ये भी बताया गया है कि जब उनकी बहन पैदा होती है तब उनकी बहन के लिए अपनी मदर को वो कहते हैं कि मदर इसके पैर कहाँ, सॉरी इसके व्हील्स कहाँ हैं। मतलब वो हर चीज़ को साइंटिफिकली जो थे बेटा वो देखते थे।
हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी थी। वो चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे, उनके मन में जिज्ञासा थी। उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे और वो हमेशा इस चीज़ पर काम करते रहते थे, समझना चाहते थे कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, जो कि दिखाता है कि उनके मन में एक साइंटिफिक थिंकिंग थी। उनके मन में इस चीज़ का सवाल था कि अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्कूलिंग की बात करें तो बचपन में उनका स्कूल ठीक था, टाइम ठीक था, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़े होते गए, एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए बेटा स्कूलिंग और डिफिकल्ट होती गई, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल का रिजिड डिसिप्लिन, ठीक है, उनको स्कूल का स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर, वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो था बेटा, और जो रोट लर्निंग, जो रट्टा लगाने का काम था, ठीक है, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। ठीक है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था रट्टा लगाना या चीज़ों को ऐसे ही रट लेना। उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल भी पढ़ाई करने में पसंद नहीं थी। अब जब भी एल्बर्ट आइंस्टाइन से बात करी जाती या उनके टीचर्स से बात करी जाती तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के अपने टीचर्स से भी ना बनती। उनके जो टीचर्स थे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत ही रिबिलियस मानते थे। वो ये मानते थे कि भैया हर चीज़ में सवाल उठाना, हर चीज़ में उल्टा बोलना, हर चीज़ में टीचर्स को परेशान करना, इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के टीचर्स को भी एल्बर्ट आइंस्टाइन पसंद नहीं थे। ठीक है, तो उनके पेरेंट्स को बोला भी क्या था कि आपका बेटा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इतना कुछ बोलने के बाद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटा जो इंटेलेक्चुअल, जो समझदारी की इंडिपेंडेंस थी और जो उनका इंट्यूशन था, उसने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने को हेल्प किया। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया, उसके बाद गए बेटा वो मिलान, ठीक है, स्विट्जरलैंड गए वो पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज उनका मानना ये था कि स्विट्जरलैंड में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ईजी है और वहाँ पर उनके लिए पढ़ना आसान है। तो वहाँ पर जाकर बेटा उन्होंने एडमिशन लिया। कहाँ पर उन्होंने लिया? द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक जाकर बेटा वहाँ पर ये एडमिशन लेते हैं अपना पढ़ने के लिए। ठीक है, बिकॉज ये जगह जो है वो लिबरल्स और प्रोग्रेसिव लोगों के लिए जानी जाती है, जिनमें पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई रिजिडिटी नहीं है, कोई सवालों का कुछ क्वेश्चंस नहीं है उन लोगों के। यहाँ पर उनको लगा कि वो इंटेलेक्चुअली फ्री है और यहाँ पर उनके मन में साइंस को लेकर, मैथमेटिक्स को लेकर और फिजिक्स को लेकर एक इंटरेस्ट जो है वो गेन किया। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक महिला मिलती है जिनका नाम है बेटा मिलेवा मैरिक। ये मिलेवा मैरिक जो है बेटा ये सर्ब से आई हुई है। ठीक है, ये सर्बियन थी। ठीक है, ये सर्बिया से आई हुई है और यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को इनसे प्यार हो जाता है। तो भाई 1901 की बात है, एल्बर्ट आइंस्टाइन स्विस फेडरल इंस्टीट्यूशन से बेटा जब अपना ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो पहले तो उन्हें काम नहीं मिला, जॉब नहीं मिली। फाइनली उन्होंने एक पेटेंट ऑफिस ज्वाइन किया बर्न नाम की जगह पर, जहाँ पर इनका काम होता था कि बाकी लोगों के इन्वेंशंस को स्टडी करके उनकी इन्वेंशंस के ऊपर पेटेंट लगाना कि भाई ये इन्वेंशन अब इनके नाम हो गई है। ठीक है, ये मॉडेस्ट जॉब जिसमें उनके पास बहुत ज़्यादा काम उस समय करने को नहीं था, इस टाइम पर वो अपने करियर के बारे में सोच रहे थे और अपने जो है अपनी एक मिराकल ईयर ऑफ 1905 की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन थ्योरीज। ठीक है, इस समय पर क्या हो रहा था, इस समय पर बेटा वो अपनी खुद की डेवलपिंग हिज ओन थ्योरीज, इस समय पर वो अपनी खुद की थ्योरीज जो थे बेटा वो बना रहे थे और इनका काम ये था, इनका प्लान ये था कि अपनी थ्योरीज बनाकर ये करियर में आगे बढ़ जाएंगे। राइट, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के अलग अलग फेजेस। उन्होंने बेटा अपना पाथ ब्रेकिंग साइंटिफिक पेपर पब्लिश करा जिसमें उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बात करी, जिसमें वर्ल्ड फेमस इक्वेशन E=mc² के बारे में वो बात करते हैं, जो उनके करियर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक है। ठीक है, अब इस समय पर एल्बर्ट आइंस्टाइन चाहते थे कि वो मिलेवा मैरिक से शादी कर ले, बशर्ते एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर जो थी वो चाहती नहीं थी कि एल्बर्ट की शादी मिलेवा मैरिक से हो, क्योंकि उनकी मदर को ये लगता था कि मिलेवा मैरिक जो है, क्योंकि वो भी हमारे ठीक है, क्योंकि हमारी जो मिलेवा मैरिक है भाई वो भी बहुत ज़्यादा आपकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी वाली लेडी थी, तो उनकी मदर को ये लगता था कि भैया मेरे घर के अंदर दो लोग एक जैसे हो जाएंगे तो मेरा घर चलेगा कैसे। एंड प्लस एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर का ये भी कहना था कि मिलेवा मैरिक जो है वो थोड़ी तेज़ है। ठीक है, शी इज़ नॉट द करेक्ट मैच फॉर एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो मदर वॉज अगेंस्ट मिलेवा, तो जो मदर थी बेटा वो मिलेवा मैरिक के थोड़ी सी अगेंस्ट थी। आइंस्टाइन को अपना इंटरनेशनल फेम बेटा मिलता है जब उन्हें नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिलता है 1921 में। ये वो टाइम था जिस समय इनका करियर की बेटा अगर मैं बात करूं तो इनका करियर ग्रो कर रहा था, और अगर हम बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो बेटा इनकी पर्सनल लाइफ जो है वो डिक्लाइन कर रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉरी, बहुत सालों लड़ाई करने के बाद हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर ने हाँ तो कर दी शादी के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन की शादी भी हो जाती है मिलेवा मैरिक से, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ टाइम मिलेवा मैरिक को ये लगने लगता है कि भैया मेरी लाइफ जो है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रह गई हूँ, मेरे पास और कुछ करने के लिए मेरे पास और कुछ करने का रोल नहीं है।
माई लाइफ इज़ वेरी मच कंट्रोल्ड बाय दिस मैन, यू नो द हस्बैंड हेयर, और उसका जो हस्बैंड है वही सब कुछ कर रहा है, विच मीन्स एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज यू नो ग्रोइंग इन हिज करियर, एंड मिलेवा मैरिक जो है वो एक हाउसवाइफ बनकर रह गई है, इसीलिए शी डिसाइडेड टू लीव एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1920 में एल्बर्ट आइंस्टाइन का डिवोर्स हो जाता है, एंड दैट वाज द सेम ईयर जिसमें हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी ही एक कज़न से शादी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया भैया एल्बर्ट आइंस्टाइन के करियर की बात, ठीक है, कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है 1921 में। इतना कुछ होने के बाद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन हम्बल, सिंपल और डीपली कमिटेड रहते हैं इंसानियत की तरफ। फाइनली जब नाजीज के बारे में हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता लगता है, जब वो भी जर्मनी छोड़कर आते हैं, और जब उन्हें ये पता है कि जर्मनी के अंदर उन लोगों ने, नाजीज ने अटोमिक, दे हैव डिस्कवर्ड अटोमिक फिजन, जब वो ये चीज़ देख लेते हैं कि उन्होंने अटोमिक फिजन जो है बच्चों वो अचीव कर लिया है, उसके बाद वो आकर एक लेटर लिखते हैं हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को, ठीक है, बताते हुए कि जर्मनी के पास ये पावर है, और उन्होंने बताया यूएसए वाली गवर्नमेंट, रूजवेल्ट को स्पेसिफिकली बताया कि देखो ऐसी ऐसी बात है। उस समय पर होता क्या है, उस समय तो उन्हें कुछ पता नहीं लगता, लेकिन थोड़े टाइम बाद वही अटोमिक फिजन के द्वारा बनाए गए 2 बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर ड्रॉप करे जाते हैं, जिस बात को लेकर हिटलर के डिस्ट्रक्टिव एम्बिशंस को लेकर वो चाहते थे कि यूएस प्रेसिडेंट उस समय पर अपने लोगों को जो है जर्मन के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, हावेवर जब एटॉमिक बॉम्ब्स इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ करे गए, आइंस्टाइन बहुत ट्रबल्ड थे, बिकॉज उनको ये लगा कि भैया मैंने क्योंकि वहाँ पर बताया है अमेरिका को, सो दे मेड द बॉम्ब्स, दे ड्रॉप द बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो इस बात को वो गलत मानते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो वर्ल्ड पीस के लिए फाइट करेंगे, नॉन वायलेंस के लिए फाइट करेंगे, एंड ही विल आस्क द नो द अदर कंट्रीज कि आप लोग ये एटॉमिक बॉम्ब्स ना बनाएं। तो उन्होंने डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स और डिसआर्मामेंट के लिए, यानी नो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए लड़ाई करी। ठीक है, उन्होंने लेटर भी लिखा यहाँ पर हमारे यूनाइटेड नेशंस को, लेकिन उस समय उन्हें खास कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तो पहले तो आइंस्टाइन जो थे बेटा वो सिर्फ एक साइंटिस्ट थे, लेकिन इवेंचुअली ये भी देखा गया है कि आइंस्टाइन ने साइंटिस्ट होने के साथ साथ और भी बहुत सारी जगहों पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, जिसकी वजह से आइंस्टाइन बहुत जाने गए हैं। तो आइंस्टाइन की जो ग्रेटनेस है बेटा वो सिर्फ उनकी साइंटिफिक ब्रिलियंस में नहीं, उनके मॉरल्स में, उनकी करेज में, उनके कंपैशन में, और जो एक पीसफुल दुनिया जीने की जो कमिटमेंट थी उनकी, उन सब चीज़ों के अंदर हम देख पाते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज कमिटेड। देयरफॉर एल्बर्ट आइंस्टाइन को ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो है वो बोला गया है, नॉट ओनली साइंटिफिकली बट ऑल्सो एज अ ह्यूमन बींग एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहे हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये पहली स्टोरी जो है बच्चों क्लियर होगी। चलिए अब देखते हैं बेटा हमारी दूसरी कहानी, जिसका नाम है स्नेक एंड द मिरर। अब याद रखना बच्चों, स्नेक एंड द मिरर जो है वो एक ह्यूमरस स्टोरी है, ठीक है, वो एक फ़नी स्टोरी है, तो आप लोगों को ये स्टोरी सुनने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, इट इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी, ये थोड़ी सी फ़नी सी स्टोरी है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। भाई ये जो स्टोरी है आप लोगों की स्नेक एंड द मिरर, ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में है। ठीक है, ये ह्यूमरस येट सस्पेंसफुल स्टोरी जो है बेटा, इसे एक यंग होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो सुनाता है अपने बाकी पेशेंट्स को। जब ये सारे के सारे लोग बैठे और वो एक टेरिफाइंग इंसिडेंट, वो एक बहुत स्केरी इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ था आज से कुछ समय पहले, उसको बताते हैं कि जब उनके करियर का अर्ली फेज था, जब उन्होंने अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस नई नई शुरू ही करी थी, तब हमारे राइटर के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में वो यहाँ पर हमें बताते हैं। तो भाई डॉक्टर बताते हैं अपने बाकी सारे लोगों को जो उस दिन वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो बताते हैं कि भैया पहले वो एक स्मॉल पुअरली फर्निश्ड रेंटेड रूम में रहते थे। ठीक है, तो डॉक्टर क्या बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि भैया उस समय मेरे करियर की स्टार्टिंग थी, तो वो एक स्मॉल पुअरली फर्निश्ड, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा कोई फर्निचर नहीं था, रेंटेड रूम में रहते थे, जहाँ पर दीवारें क्रैक थी और फ्रीक्वेंट रैट प्रॉब्लम थी वहाँ। इट वॉज अ रैट इन्फेस्टेड हाउस। ठीक है, उस घर के अंदर चूहों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, और साथ ही साथ बेटा द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। जो घर था बेटा वो भी इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, घर के अंदर बत्ती भी नहीं थी। ठीक है, तो एक गर्मी की रात की बात है, हमारे जो राइटर है बेटा डिनर के बाद अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10, हमारे राइटर जो है वो 10 बजे के आसपास, हमारे डॉक्टर जो है वो आते हैं अपने घर के अंदर। बहुत गर्मी का मौसम है, ठीक है, वो घर आकर अपने घर की सारी विंडोज़ वगैरह खोलते हैं, और वो ये बताते हैं कि जब वो अपने घर की विंडोज़ खोलते हैं तो वहाँ पर उन्हें खड़े खड़े ना आवाज़ें जो है आ रही है अपने घर की परछत्ती में से, घर के आले में से, कि वहाँ चूहे जो है वो इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं। अब ये चीज़ उनके लिए कॉमन थी कि घर में चूहे हैं, घर में चूहे घूम रहे हैं। तो वो आए और पहली
बात तो लेट गए, ठीक है, पहली बारी वो क्या किया, उन्होंने बेड पे जाकर लेट गए। लेकिन जब हमारे राइटर को वहाँ पर बेड पर लेटे लेटे नींद नहीं आई और उनको लगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं बेटा, वो उठते हैं और अपने कमरे के अंदर जो एक शीशा था उस शीशे के सामने जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, शीशे के सामने बैठकर बेटा वहाँ पर वो अपने आप को क्या करने लगते हैं, वहाँ शीशे के ऊपर, शीशे के सामने बैठकर वहाँ पे वो अपने आप को एडमायर करने लगते हैं। वहाँ पर बैठकर वो अपने आप को जो है निहारने लगते हैं, अपने आप को देखने लगते हैं। ठीक है, while admiring himself in the mirror and fantasizing about his appearance and future। और वहाँ पर बैठे बैठे वो अपने ही अपीयरेंस, अपनी ही शक्ल और अपने ही फ्यूचर के बारे में जो है भाई सोच रहे थे कि वो ऐसे दिखेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। ठीक है, ये उनकी अपीयरेंस है, मतलब वो अपने बारे में ही, अपने फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे थे कि भाई वो कैसे दिखते हैं और कैसे दिखेंगे। तो यहाँ पर ही वॉज एलिजिबल बैचलर। ठीक है, याद रखना बेटा कि हमारे जो राइटर है वो एक एलिजिबल बैचलर है, यानी अभी इनकी शादी नहीं हुई थी और इन्होंने शादी करनी थी। तो जब ये अपने यहाँ पर अपने शीशे के आगे बैठे हुए थे बेटा, तो वो अपनी खुद की इमेजिनेशन में यहाँ पर इमेजिन कर रहे थे कि वो एक रिच सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे और एक ब्यूटीफुल विमेन से शादी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ही वॉज ही मेड 2 डिसीजंस। यहाँ पर उन्होंने 2 डिसीजंस लिए थे अपने लिए। पहली बात तो ही विल हैव अ मुस्टैच। ठीक है, सबसे पहला तो उन्होंने यहाँ पर अपने मन ही मन में एक बात बनाई कि यहाँ पर अब से वो एक मुस्टैच रखेंगे, यानी अब से वो एक मूछ रखेंगे। और दूसरा, ही विल वियर हिज हैंडसम स्माइल। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या प्लान करा, दूसरा उन्होंने ये बोला कि वो हमेशा जो है मुस्कुराते रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे, क्योंकि भैया वो एक एलिजिबल बैचलर है। ठीक है, वो एक कवारे लड़के हैं, तो कवारे लड़के जब तक स्माइल नहीं करेंगे तब तक उन्हें कोई अच्छी बीवी या अच्छी लड़की जो है वो नहीं मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर बैठे बैठे उनके दिमाग में एक ख्याल ये भी आ रहा था दैट ही वॉज गोइंग टू मैरी अ फैट गर्ल। ठीक है, उन्होंने एक प्लान और बनाया था अपने मन के अंदर दैट ही वॉज गोइंग टू मैरी अ फैट गर्ल। उन्होंने ये मन में बनाया था कि भैया वो शादी भी करेंगे तो एक थोड़ी मोटी लड़की से करेंगे। ठीक है, who will not be able to रन आफ्टर हिम, जो उनके पीछे भाग नहीं पाएगी, तो वो किसी ऐसी लड़की से शादी करेंगे। अब होता क्या है, जब राइटर अपने खुद के ख्यालों के अंदर खोए हुए थे, अपने खुद के मनों की बातों के अंदर खोए हुए थे, उस समय पर बैठे बैठे उन्हें अपने घर की परछत्ती से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। ठीक है, उन्हें अपनी घर की परछत्ती से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वो ये देखते हैं कि वहाँ से क्या, मतलब उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया कि वहां से क्या हुआ है, और अपने आप को शीशे में निहारते रहे। ठीक है, सडनली हर्ड अ डल थड। ठीक है, और उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है, जैसे कि मानो कोई रबर ट्यूब ऊपर से नीचे गिरी है। और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते, हमारे राइटर ने देखा एक बड़ा सा स्नेक, ठीक है, जब आया है और वो चेयर की हथी से उनके शोल्डर पे आकर उनकी बाजू पर उसे पूरा कॉइल कर लिया है। ठीक है, उन्होंने क्या नोटिस करा, उन्होंने नोटिस करा कि इस तरीके से एक स्नेक आया है, उस स्नेक ने उनकी इस पूरी की पूरी बाजू को जो है बेटा उसके ऊपर कॉइल कर लिया है। अब जैसे ही राइटर ने ये देखा कि उनकी पूरी बाजू जो है बेटा वो कॉइल कर ली गई है, तो उन्हें बहुत ही पैरालाइज फील होता है, उन्हें बहुत ही डरा हुआ फील होता है, और वहां पर वो एक स्टैचू बनकर बिल्कुल बैठ जाते हैं और उनकी हार्ट बीट बहुत तेज रेस कर रही थी। ही वॉज नॉट मूविंग। ठीक है, ही वॉज टर्न्ड टू स्टोन। वो कहते हैं कि भैया मैं तो बिल्कुल ही अपने आप को ऐसा मानकर बैठ गया कि भाई मैं तो एक स्टोन में बदल गया हूँ, मैं तो एक पत्थर बन गया हूँ। और वो अपने आप को पत्थर के रूप में इसीलिए इमेजिन करते हैं बेटा क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां से मूव कर सके, क्योंकि हल्की सी भी अगर बेटा वो मूवमेंट करते तो स्नेक जो है वो उन्हें हिट करके मार देता डस के। स्नेक धीरे धीरे बेटा उनके फेस के पास आता है और वो मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके थे कि भैया भगवान आज तो पक्का मरने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर वो अपने मन ही मन में पता है क्या सोच रहे होते थे, वो बिल्कुल सांप उनके मुंह के आसपास होता है और सांप उन्हें देख रहा होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पोएट ह्यूमरसली अपनी ही गलतियों के बारे में सोच रहे थे कि बताओ मैं कितना फूलिश हूँ कि मैं अपने ही लुक्स के ऊपर प्राउड कर रहा था, काश मैंने इस पर ध्यान दे लिया होता। जैसे ही हमारे पोएट ने अपने मन ही मन में अपने आप को गालियां दी और अपने लिए उल्टा बोला कि मैं कितना पागल हूं कि मैंने स्नेक को नहीं देखा, मैं कितना पागल हूं कि मेरा ध्यान सिर्फ मेरे पे था, अचानक से वो सांप का जो था बेटा, सांप की ग्रिप उस पर लूज हो जाती है और सांप ने अपने आप को मिरर में देखा। और जैसे ही बेटा सांप ने अपने आप को मिरर में देखा, बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि जैसे सांप
आप जो है वो अपने आप को मिरर में देखकर ही जो है अट्रैक्ट हो गया है, अपनी खुद की रिफ्लेक्शन से, अपनी खुद की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया है। और पोएट कहते हैं वो स्नेक को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं स्नेक अपनी खुद की ब्यूटी ही तो नहीं देख रहा, कहीं वो यही तो नहीं देख रहा कि भाई ही हैज़ सच अ ब्यूटीफुल फेस, उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, और वो कहीं ये तो नहीं देख रहा कि अब से वो मस्कारा और काजल लगा कर आया करेगा, कहीं स्नेक अपनी ब्यूटी को लेकर ही फैसिनेट तो नहीं हो गया। लेकिन जैसे ही स्नेक ने बेटा अपने आप को मिरर में देखा, स्नेक ने धीरे धीरे अपने आप को राइटर से बिल्कुल अनकॉइल कर दिया, यानी उसको लूज कर दिया, लूज इन द ग्रिप। उसने क्या किया, अपनी जो ग्रिप थी उसके ऊपर से लूज कर दी और अपनी हुड यानी जो अपना फन होता है उसको दूसरी तरफ घुमाया और शीशे की तरफ देखने लगा, जो मिरर था उसकी तरफ देखने लगा, रियलाइजिंग कि यही उसका ओनली चांस है। जो हमारे डॉक्टर थे वो जैसे जैसे उनके स्नेक उनके ऊपर से पूरा हटा, वो धीरे धीरे पीछे हुए, टिप टो दबे पांव रूम के कॉर्नर में गए और वहां से इतनी तेज भागे कि पीछे भी मुड़कर नहीं देखा कि घर के अंदर सामान रह चुका है, सब कुछ रह गया है, और भाग कर चले गए अपने दोस्त के घर। जब राइटर अपने दोस्त के घर पे पहुंचते हैं बेटा, तो वहां पर जाकर ही बेथड हिमसेल्फ, अपने आप को पूरा ऑयल से पहले कवर किया, फिर उसके बाद वो नहाए और नहा कर वो वहां पर रात को सो गए, यानी वो उस रात अपने घर नहीं गए। अगले दिन जब नरेटर ने डिसाइड किया कि भैया वो अपना घर बदल लेंगे, वो इससे ज़्यादा इस जगह पर नहीं रह सकते, ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ पर चूहे हैं, यहाँ पर सांप हैं, और जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो लेटर डॉक्टर और उनके फ्रेंड्स जो है वो घर जाते हैं, ठीक है, ताकि टू टेक द बिलोंगिंग्स, ठीक है, टू टेक द बिलोंगिंग्स, कि जितना भी सामान यहाँ पर रह गया है वो सारा का सारा सामान लेकर वो यहाँ से जा सके। स्नेक ऑब्वियसली वहां पर अब घर के अंदर नहीं था, लेकिन साथ ही साथ रूम वाज आल्सो रैंसैक्ड, बेसिकली नथिंग लेफ्ट। रूम के अंदर ही बेटा अब कुछ भी नहीं रह गया था, जितना भी सामान था घर के अंदर वो सारा का सारा जो था उथल पुथल हो गया था, बचा ही कुछ नहीं था घर के अंदर, बिकॉज राइटर के जाने के बाद और शायद चोर हमारे जो है और हमारे सांप के जाने के बाद भी प्रोबेबली रात को कोई चोर आया होगा जिसने हमारे राइटर की सारी बिलोंगिंग्स, उनकी सारी चीज़ें जो थी वो चुरा ली थी। और वो भाई साहब से एक चीज़ छोड़ गए थे, वो थी उनकी डर्टी वेस्ट, वो थी बेटा उनकी डर्टी बनियान। तो लोग उनमें बड़ा हंसते हैं कि बताओ सब कुछ ही लेकर चला गया था, बनियान भी लेकर चला जाता, इवन जिसको थीफ ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये स्टोरी जो है बेटा कॉन्ट्रास्ट यूज करती है बिटवीन फियर एंड ह्यूमर, कि इंसान परेशानी के समय पर भी कैसे मजाक लेकर आ सकता है, दिखाते हुए कि इंसान का ये जो दिखावा है इंसान को नहीं करना चाहिए। अगर राइटर उस समय अपने आप को ना देख रहा होता और अपनी सुंदरता के बारे में ना प्लानिंग कर रहा होता, तो शायद उसकी नज़र उस पर पड़ जाती, सांप पर पड़ जाती, और शायद वो बच जाता, बट अनफॉर्चुनेटली उसी किस्मत में बचना नहीं लिखा था, तो भाई साहब नहीं बचे। ठीक है, तो इनकी हेल्पलेसनेस और बेटा जो स्ट्रेंज बिहेवियर होता है एनिमल्स का, वो सब यहाँ पर हमारी इस स्टोरी में आज की क्लास में दिखाया गया था। ठीक है, यहाँ पर आकर बेटा आप लोगों की ये वाली कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। वो चोर से तो हमारा छुटकारा, हमारे राइटर का जो था छुटकारा हो गया, सॉरी सांप से तो छुटकारा हो गया, लेकिन चोर उनका सारा का सारा सामान लेकर भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पर आकर बेटा आप लोगों का सेकंड चैप्टर जो है वो भी खत्म हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आप लोगों के साथ आपका थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। ये माय चाइल्डहुड जो है बेटा, ये स्टोरी ली गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। ठीक है, ये कहानी है किनकी, ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, ये हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट भी थे, प्लस ये एक सुपर्ब साइंटिस्ट भी बने। ठीक है, और ये क्या बने बेटा, एक सुपर्ब साइंटिस्ट भी बने। तो इस कहानी में हमारे जो APJ अब्दुल कलाम है वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि उनका बचपन किस तरीके से बीता, हाउ वॉज हिज चाइल्डहुड, व्हाट ऑल ही हैड डन इन हिज चाइल्डहुड, उनका बचपन किस तरीके से रहा, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपने बचपन में एक्सपीरियंस करी, वो सब चीज़ों के बारे में भी हमारे अल्बर्ट, यहाँ पर हमारे जो APJ अब्दुल कलाम है वो हमें बताते हैं कि उनका ओवरऑल चाइल्डहुड जो था वो किस तरीके का रहा है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। यहाँ पर याद रखना बेटा, हमारे जो अब्दुल कलाम जी हैं वो यही बताते हैं कि उनके ऊपर उनके मदर और फादर की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। तो ये चैप्टर जो है बेटा, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है, ये आत्मजीवनी का चैप्टर है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन को एक्सप्लेन करता है, जो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट और हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, सॉरी। ये रामेश्वरम में पैदा हुए थे बेटा, जो तमिलनाडु का एक छोटा सा टाउन था। और कलाम जो थे वो एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली से आते थे, जहाँ पर इनके पापा, जिनका नाम था जैनल आबुद्दीन, वो एक ऑनेस्ट, बड़े शांत और बड़े स्पिरिचुअली वाइज, बड़े समझदार व्यक्ति थे, और वो अपनी कम्युनिटी में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी।
ऑन द अदर हैंड हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की मदर के बारे में स्टोरी में बताया गया है बेटा, जिनका नाम था आशी अम्मा, जो कि एक बहुत ही जेनरस, ठीक है, जो कि एक बहुत ही चैरिटेबल विमेन थी। लोगों का भला करना, लोगों के साथ को दान करना उनको बहुत पसंद था, ठीक है। उनके घर की लिमिटेड इनकम होने के बाद भी उनकी फैमिली में कभी भी खाने की और कंफर्ट की कमी नहीं हुई। रादर शी फेड एनीवन हु केम होम, ठीक है। इनफैक्ट इनकी मदर इतनी अच्छी थी कि अगर इनके घर में कोई भी आता था ना, तो ये उनको भी खाना पूछती थी, उनको भी जो है मदद करती थी, उनको भी खाने के लिए जो है वो दिया करती थी। कलाम यहाँ पर बताते हैं कि हमारे पास ऑल्दो पैसा बहुत लिमिटेड था, लेकिन उनकी फैमिली में कभी भी खाने की और कंफर्ट की कमी उनके पेरेंट्स ने उनको यूज नहीं होने दी। वो कहते हैं मतलब जितना भी हम खाते थे, जितना भी हम कमाते थे, ठीक है, जो नेसेसिटी थी, नेसेसिटी वॉज फुलफिल्ड। वो कहते हैं अगर हमारी कोई ज़रूरत है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उसको वो कहते हैं फुलफिल किया जाता था। लेकिन हाँ, अगर मान लो आपकी कोई वांट है, कुछ ऐसी चीज़ आप चाह रहे हो अपने पेरेंट्स से जो आपको नहीं मिल सकती, तो वो कह रहे हैं बस वही नहीं मिलता था, उसके अलावा जो बेसिक ज़रूरतें थी वो घर वाले ज़रूर पूरी करते थे। कलाम जो थे बेटा वो एक कल्चरली डाइवर्स एनवायरनमेंट में पैदा हुए थे, ठीक है। उनके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के यहाँ पर अगर बारे में बात की जाए तो वो तीनों के तीनों हिंदू फ्रेंड्स थे, ठीक है। वो बताते हैं कि उनके 3 दोस्त थे और वो तीनों के तीनों हिंदू फ्रेंड्स थे, जिनका नाम था रामानाथा शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। ये तीनों हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे और रिलीजियस हारमोनी दिखाता था ये रामेश्वरम की। एक दिन क्या होता है, ये रामानाथा शास्त्री, बेटा याद रखना, ये लक्ष्मणा शास्त्री के बेटे थे। लक्ष्मणा शास्त्री सन, जो कि प्रीस्ट थे इन अ टेम्पल, ठीक है, जो कि एक टेम्पल के प्रीस्ट थे। तो होता क्या है, हमारे ये तीनों दोस्त जो थे बेटा, ये साथ में खेलते थे, साथ में एंजॉय करते थे। तो ये चीज़ बताई गई है हमारी स्टोरी में कि एक दिन की बात है कि हमारे स्कूल के अंदर एक नए टीचर आते हैं और उनके दिमाग में बेटा रिलीजियस प्रेजुडिस था, उनके मन में हिंदू मुस्लिम को लेकर एक भेदभाव था। तो जिस दिन में वो क्लास में आते हैं और वो देखते हैं कि अब्दुल कलाम, अरविंदन और शिव प्रकाशन तीनों के तीनों साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारे अरविंदन ने अपना वो कलावा पहना हुआ है और से हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम है उन्होंने अपनी टोपी पहनी हुई है, जो कि इस्लाम का सिंबल था। तो ये देखकर कि कलाम जो कि एक मुस्लिम है, उनको बोल दिया गया कि आप रामानाथा शास्त्री के साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, और इसकी वजह से ही वॉज मेड टू सिट, या कलाम वॉज मेड टू सिट कर दो, कलाम वॉज मेड टू सिट एट लास्ट। उनको बिल्कुल लास्ट में बिठाया गया कि जाओ आप बिल्कुल लास्ट की सीट पर बैठो। इस वजह से अब्दुल कलाम जो थे वो भी बहुत दुखी हो गए कि भैया जस्ट बिकॉज कि वो मुस्लिम है उनको लास्ट में भेज दिया गया, दैट वाज नॉट राइट। और ये देखकर रामानाथा शास्त्री की आंखों में भी आंसू आ गए थे। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि मुझे याद है कि मेरा दोस्त जो था वो किस तरीके से रोया उस दिन कि मुझे जो है लास्ट सीट पर भेज दिया गया है। तो यहाँ पर जब बात करने के लिए आते हैं, जब कंप्लेन की जाती है इसके लिए, तो जो स्पेसिफिकली लक्ष्मणा शास्त्री को जब ये बात पता लगती है तो वो यहाँ पर आते हैं। लक्ष्मणा शास्त्री जब वो यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने क्या किया, आस्क्ड द प्रीस्ट, उन्होंने यहाँ पर आकर क्या बोला, द प्रीस्ट टू क्विट द जॉब। उन्होंने यहाँ पर आकर क्या बोला कि भाई तुम जो यहाँ पर आए हो तुम जॉब क्विट कर दो और अपोलोजाइज, या फिर उन्होंने बोला कि आप जो है अपोलोजाइज करो, या तो आप माफ़ी मांगो जो आपने करा है उसके लिए, या फिर आप काम छोड़ के चले जाओ। तो ऑब्वियसली टीचर को अपनी गलती रियलाइज हुई। जो स्कूल अथॉरिटीज थी उन्होंने भी स्कोल्ड किया, डांटा उस टीचर को कि आप अपने मन का प्रेजुडिस बच्चों तक क्यों लेकर जा रहे हो। और टीचर ने फिर वहां से उस बच्चे को, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को सॉरी बोला, जो कि दिखाता है कि उस समय के लोग इक्वालिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रेफर करते थे। ये इंसिडेंट ने बेटा हमारे कलाम की अंडरस्टैंडिंग को बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट किया, सोशल जस्टिस की और कम्युनल हार्मनी की, कि अलग अलग रिलीजन होने के बाद भी आपके मन में हार्मनी रहनी चाहिए। अब याद रखना बेटा ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय था और उस समय न्यूज़पेपर्स जो थे उनकी डिमांड बढ़ गई थी। तो कलाम ने अपने भाई की मदद करी थी अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए न्यूज़पेपर्स बांट कर, और वहाँ से उन्हें अपनी पहली वेजेस मिली थी विद प्राइड। और उन्होंने अर्ली लेसन्स जो थे वो लेबर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर समझ लिए थे, और इसमें उनकी मदद करने वाले थे उनके भाई, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है बेटा
अब्दुल कलाम जो थे वो अपने पापा की फिलॉसफी से बहुत इंस्पायर्ड थे कि एडवर्सिटी गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू ओवरकम हार्डशिप्स, की परेशानी ही आपको वो ताकत देती है कि आप अपने जीवन की परेशानियों से बाहर आ सके, और प्रेयर जो है वो आपको इनर पीस देती है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे पहले कि अब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ये सेक्युलरिज्म की प्रॉब्लम को, जो सेक्युलरिज्म कह रही हूँ सॉरी, फॉर एग्जांपल कम्युनल डिसहार्मनी की प्रॉब्लम को जो नोटिस करें, यहाँ पर स्टोरी में 2 इंसिडेंट्स और बताए गए हैं। यहाँ पर ना बेटा इनकी सोसाइटी के अंदर एक इवेंट होता था जिसका नाम था सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। ठीक है, इसके अंदर होता क्या था, इसके अंदर जो आइडल्स होते थे राम जी और सीता जी के, उन्हें रिवर के बीच में लेकर जाया जाता था और वहां पर उनका विवाह किया रहा जाता था। तो इसके लिए ये राम सीता कल्याणम सेरेमनी के लिए जो बोट्स थी बेटा, ठीक है, इसमें जो बोट्स थी वो कौन अरेंज करता था, बोट्स वर अरेंज्ड बाय कलाम्स फादर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बोट्स थी बेटा वो भी कलाम के जो पिताजी थे वो अरेंज करते थे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कम्युनल हार्मनी यहाँ पर है कि हमारा त्योहार आपका और आपका त्योहार हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाता है ये लाइन कि इन लोगों के बीच में कितनी कम्युनल हार्मनी थी। अब अब्दुल कलाम बताते हैं कि एक और ऐसे व्यक्ति हु वांटेड टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी, ठीक है, वो बात करते हैं अ पर्सन की हु विश्ड फॉर कम्युनल हार्मनी, जो चाहते थे कि लोगों के बीच में कम्युनल हार्मनी जो है वो बनी रहे। वो कौन थे? उन टीचर का नाम था बेटा शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, ये अब्दुल कलाम के बेटा साइंस टीचर थे, और ये वो टीचर थे जिन्होंने अब्दुल कलाम को हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी है। उन्हें हमेशा यही कहा है कि आप जीवन में आगे बढ़िए, मेहनत करिए, कभी भी किसी चीज़ से पीछे मत हटिए। और यहाँ पर वो अपना खुद का एक इंसिडेंट बताते हैं जो अब्दुल कलाम के साथ होता है। तो यहाँ पर बेटा हमारी स्टोरी के अंदर बताया गया है कि ये जो शिवा सुब्रमण्य अय्यर थे हमारे, इनको इनकी जो वाइफ थी, ठीक है, अगर इनकी वाइफ की बात की जाए तो जो वाइफ थी बेटा इनकी वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थी। ठीक है, कौन थी? ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थी, बिल्कुल। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक दिन अब्दुल कलाम को यहाँ पर इनके घर पे खाना खाने के लिए बुलाया गया कि भैया आप आ जाइए, हमारे घर पे आकर खाना खाइए। तो यहाँ पर ये जो वाइफ इनकी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थी, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज टू सर्व फूड। इन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया मैं जो हूँ खाना नहीं दूंगी टू अ मुस्लिम चाइल्ड। उन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया मैं एक मुस्लिम बच्चे को खाना नहीं दूंगी। तो यहाँ पर शिवा सुब्रमण्यम ने, ठीक है, यहाँ पर अय्यर लिख देती हूँ बिकॉज नाम बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा जो अय्यर थे, अय्यर सर्व्ड हिमसेल्फ। तो अय्यर ने यहाँ पर हमें, हमारे राइटर को खुद से अपने हाथ, सॉरी राइटर कह रही है, एपीजे अब्दुल कलाम को खुद के हाथ से जो है खाना परोस कर दिया। और खाना खाते खाते समय एपीजे अब्दुल कलाम सोच रहे थे कि भैया मतलब क्या डिफरेंस है उनके अंदर और बाकी लोगों के अंदर कि उनकी वाइफ जो है इस तरीके से उनको खाना परोस कर नहीं दिया। ही फेल्ट बैड, बट उन्होंने कुछ मुंह पर कहा नहीं। इवेंचुअली क्या होता है, अगले हफ्ते के लिए फिर हमारे जो टीचर है वो एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाते हैं कि आप आइए अगले हफ्ते फिर हमारे घर पर लंच करने के लिए आइए। नेक्स्ट वीक जब अगले हफ्ते हमारे एपीजे अब्दुल कलाम लंच करने के लिए आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक क्या होता है, वाइफ सर्व्ड फूड टू एपीजे हरसेल्फ। ठीक है, अगले वीक उन्होंने खुद अपने हाथों से जो है उन्हें खाना जो है वो डालकर दिया। तो यहाँ से हमें लेसन मिलता है कि भाई देखो, चेंज लाना सोसाइटी के अंदर कोई इजी काम नहीं है, बट ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप ये बदलाव ला सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें थी, इन्होंने अब्दुल कलाम के कैरेक्टर को काफ़ी हम्बल, हार्डवर्किंग और डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल बनाया है। और ये चैप्टर जो है बेटा, ये सेक्युलरिज्म की, ऑल रिलीजन आर इक्वल, ठीक है, ये ऑल रिलीजन्स आर इक्वल को बेटा ये चैप्टर जो है ये हाईलाइट करता है। टॉलरेंस को हाईलाइट करता है कि आप जो है, अच्छी बात है, आप सामने वाले को भी रिस्पेक्ट कीजिए, हार्डवर्क की, फैमिली वैल्यूज़ की और मॉरल अपब्रिंगिंग की सराहना करते हुए बेटा ये चैप्टर जो था आप लोगों के सिलेबस में डाला गया है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम भले ही बेटा ये मुस्लिम थे, लेकिन आपको भी ये चीज़ पता है कि हमारी कंट्री के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत वैल्यू है और लोग इन्हें बहुत मानते हैं, बहुत जानते हैं। ठीक है, एंड ही वॉज वेरी मच रिस्पेक्टेड इन आवर कंट्री एज वेल। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा आप लोगों के साथ आपका अगला टॉपिक, जिसका नाम है बच्चों रीच फॉर द टॉप।
यहाँ पर रीच फॉर द टॉप में बेटा आप लोगों को दो कहानियां देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कहानी आप लोग देखेंगे संतोष यादव की। संतोष यादव बेटा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया है। और दूसरी कहानी है बच्चों मारिया शारापोवा की, जिन्होंने बहुत छोटी एज के अंदर टेनिस के अंदर अपना नाम बनाया है। ठीक है, और बहुत आगे तक गई है। तो भाई सबसे पहली स्टोरी है संतोष यादव के बारे में। संतोष यादव फर्स्ट विमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस, ठीक है, वो किया है, कवर किया है। ये एक छोटे टाउन में पैदा हुई थी बेटा, जोनियावास जिसका नाम था, हरियाणा। ठीक है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका घर था, जोनियावास गांव था। ठीक है, हरियाणा में, जहां पर कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस रहते थे बच्चों को लेकर। ठीक है, अर्ली मैरिज वाज एक्सपेक्टेड ऑफ गर्ल्स, लोगों से लड़के से जल्दी शादी करने की जो है बात की जाती थी। तो एक दिन की बात है जब हमारी संतोष यादव की मदर संतोष को एक्सपेक्ट कर रही थी, विच मीन्स व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तो एक सेंट आते हैं इनके घर पर और इनसे पूछते हैं कि बताइए हम आपको क्या जो मतलब इनको जो है आशीर्वाद देते हैं। तो ऑब्वियसली शी वाज प्रेग्नेंट, तो नॉर्मली लोग क्या डिमांड करते हैं कि दे शुड हैव अ बॉय। ठीक है, उनको एक लड़का चाहिए होता है। बट इट वाज द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पर इवन वो सेंट बताते हैं कि हमारे संतोष यादव की दादी ने बोला कि हमें एक लड़की चाहिए। तो जैसा उन्होंने जो था भैया मांगा, उनको बोल दिया गया कि ठीक है भाई आपको लड़की हो। और उसके बाद पैदा होती है संतोष यादव। संतोष यादव बेटा सिर्फ नाम से वो संतोष है। ठीक है, शी वॉज 6 भाइयों की अकेली बहन। ठीक है, इनके नाम से बेटा सिर्फ इनमें संतोष है, बट ये बहुत ज़्यादा रिबेलियस काइंड की थी। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड थी और इन्होंने साफ मना कर दिया था कि भैया मैं अपने परिवार के जो पुराने ख्यालात वाले नॉर्म्स हैं ये मैं नहीं मानूंगी। ठीक है, इन्होंने बोला, ऑल्दो इनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा था कि वो इन्हें दिल्ली स्कूल पढ़ने के लिए भेज सकते थे, लेकिन उस समय का प्रॉब्लम ये था कि जैसे बाकी पेरेंट्स करते थे, जैसे बाकी लोग करते थे, इनको भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए संतोष यादव को उस समय पर बचपन में अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया। लेकिन उन्होंने हमेशा से ही इस चीज़ के लिए सवाल उठाया कि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन चाहिए और वो दिल्ली भी जाती हैं हायर स्टडीज़ के लिए अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना। जब वो 16 साल की थी बेटा, तब तक उन्होंने यहाँ पर रहा, अपने पेरेंट्स की थोड़ी बहुत बात मानी, लेकिन 16 साल के बाद जो थी वो दिल्ली चली जाती है अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना और वहाँ जाकर अपने आप को एक स्कूल में एनरोल करा लेती हैं। तो जब उनके पेरेंट्स ने उनको जब इन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि चलिए अब आप मेरी फ़ीस भरिए, तो पहले तो पेरेंट्स ने मना कर दिया कि भैया हम लोग जो है हम फीस नहीं दे सकते आपकी। तो अब हमारी लड़की ने क्या किया, तब हमारी जो ये लेडी है भैया हमारी, जिनका नाम है संतोष यादव, इन्होंने ये चीज़ बोली कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं यहाँ कुछ काम वाम करके ही अपना पैसा कमा लूँगी। ठीक है भाई, तो उनके पेरेंट्स ने उनको पैसा भी दे दिया। उन्होंने जल्दी शादी नहीं करी। वाइल अदर गर्ल्स वोर सूट एंड सलवार, ये हमारी स्कर्ट टॉप पहनकर घूमती थी, जीन्स पहनकर घूमती थी, शॉर्ट्स पहनकर घूमती थी। यानी शी हैज़ ऑलवेज बीन अहेड ऑफ हर टाइम, वो हमेशा अपने समय से आगे रही हैं और अच्छी रही हैं। देयर वॉज नथिंग रॉन्ग अबाउट हर। होता क्या है बेटा, 16 साल की एज, अब ओके यहाँ पर हमारी जब एन फ्रैंक कह रही हूँ, सॉरी, संतोष यादव की बेटा पढ़ाई लिखाई पूरी ख़त्म हो जाती है। जब वो अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई कर लेती हैं तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो जाती हैं अपना एडमिशन लेती हैं कॉलेज में। ठीक है, महारानी कॉलेज में उनका एडमिशन होता है। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट कंफर्म, सॉरी, उनके कॉलेज में बेटा उनका एडमिशन हो जाता है और वहाँ पर वो ज्वाइन करती है महारानी हॉस्टल। ठीक है, महारानी हॉस्टल के वहाँ पर ही बेटा, क्योंकि ये जयपुर में था, तो वहाँ से ही इन्हें ना अरावली हिल्स दिखती थी। अपने हॉस्टल के रूम से वो बताती हैं कि वहाँ से उन्हें क्या दिखता था, वहाँ से उन्हें अरावली हिल्स दिखती थी। मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताती हूँ, महारानी कॉलेज और कस्तूरबा हॉस्टल, हाँ वही मैं कहूँ ना, महारानी कॉलेज था। ठीक है, तो इनके कॉलेज का बेटा नाम याद रखना, इन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन करा और महारानी कॉलेज ज्वाइन करके और कस्तूरबा हॉस्टल के अंदर बेटा ये रहने के लिए चली गई, जहाँ पर हमारी लेडी का ये कमरा था, हमारी संतोष यादव का कमरा था। वहाँ से बेटा उन्हें ऊपर लोग जो थे वो अरावली हिल्स के ऊपर जाते हुए दिखते थे कि ट्रैक कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं और उसके बाद नीचे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो 16 साल की एज में जब उन्होंने विलेजर्स को देखा या बाकी लोगों को देखा जो अरावली हिल्स पर जा रहे हैं, तो वहाँ से उनके मन में भी क्लाइंब करने का, नॉट एट द एज ऑफ 16, ठीक है, उन्होंने जब देखा कि वहाँ पर लोग क्लाइंब कर रहे हैं तो उनका भी मन इंटरेस्ट था वो क्लाइंबिंग में बन गया। तो उन्होंने क्या किया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तराकाशी को ज्वाइन कर लिया। और जिस समय उन्हें घर जाना था, ठीक है, जिस समय उन्हें घर जाना था उस समय वो घर ना जाकर अपने पेरेंट्स को लेटर लिख देती है कि भाई मेरा जो कॉलेज था वो ख़त्म तो होने वाला था जल्दी,
ठीक है, वो कहती है कि उन्हें उत्तराकाशी 21 को पहुंचना था, अप्रैल में एंड होना था, लेकिन 19 मई को एंड हुआ था उनका कॉलेज और उन्हें 21 मई को उत्तराकाशी पहुंचना था ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के लिए, तो वो घर नहीं आ पाएंगी। ये बोलकर हमारी हमारी जो ये संतोष यादव है ये सीधा के सीधा पहुंच जाती हैं उत्तराकाशी। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने बहुत स्टडी किया, जहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिस करी, माउंटेनियरिंग की, और इनका एक नाम बन गया डिसिप्लिन के लिए, एंड्योरेंस यानी ताकत के लिए, ठीक है, और फियरलेस होने के लिए। रिगरसली इन्होंने ट्रेन किया, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ को पुश करके अपनी एक्सपीडिशंस के थ्रू बेटा इन्होंने प्रूव किया कि ब्रेवरी जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा थी। तो पहला माउंट एवरेस्ट जब ये क्लाइम करती हैं बेटा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कितनी एज में किया था। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 20 हमारे संतोष यादव ने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया था और दुनिया की सबसे यंग वुमेन बन गई थी इस हाइट को अचीव करने वाली। उनकी फिजिकल फिटनेस, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ ने उनके सीनियर्स को बहुत इम्प्रेस किया, और साथ ही साथ क्योंकि वो अपने आसपास के फेलो क्लाइंबर्स का ध्यान और भी रखती थी, तो इसीलिए भी वो बहुत जानी जाती थी। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट भी बताया गया है बेटा, 1992 की बात है कि वो अपने एवरेस्ट मिशन पर थी, जब संतोष यादव ने एक साउथ कोल करके एक पॉइंट है माउंट एवरेस्ट चढ़ने के रास्ते में, वहाँ पर उन्होंने एक क्लाइंबर को स्पेशल केयर भी दी थी 1992 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको बचा नहीं पाई थी। लेकिन एक और क्लाइंबर थे मोहन सिंह नाम के, जिनको उन्होंने बचा लिया था, और 12 महीने बाद ही 1992 के बाद ही 1 साल के अंदर ही 1993 में इनको नेपालीज लोगों ने फिर से, इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन ने फिर से इन्हें इनवाइट किया कि हम लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर रहे हैं, कि आप हमारे साथ क्लाइम करेंगी। और इस बार भी संतोष यादव उन लोगों के साथ माउंट एवरेस्ट क्लाइम करती हैं, और इस तरीके से 1993 के ईयर के अंदर हमारी संतोष यादव दुनिया की कंट्री की पहली ऐसी वुमेन बन जाती हैं जिन्होंने दुनिया की एक्चुअली जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया था एट दैट टाइम। ठीक है, वंस शी सेव्ड द लाइफ ऑफ अ टीममेट एंड ऑफन, टीममेट का नाम भी याद रखना मेरा मोहन सिंह। ठीक है, और अक्सर वो कंट्रीब्यूट करती थी इन्वायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करने में ऑन द माउंटेन्स बाय कलेक्टिंग गार्बेज, जो वहाँ के लोग वहाँ पीछे छोड़ जाते थे। 1992 में बेटा उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फर्स्ट टाइम क्लाइम करा और दुनिया की यंगेस्ट वुमेन बन गई माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली। फिर ये सेम चीज़ उन्होंने 1993 में रिपीट करी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि संतोष यादव की स्टोरी जो है वो करेज, वो साहस को दिखाती है, वो डिटर्मिनेशन को दिखाती है कि आप ताकत रखें, मेहनत करें तो आगे जरूर बढ़ेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पर विश्वास, जेंडर इक्वालिटी के भैया हमारी छोरियां छोरों से कम है के, और सोशल करेज कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप सोसाइटी को देखकर उसके अंदर बिल्कुल भी पीछे मत हटिए, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, पहली कहानी थी हमारी संतोष यादव की, जिन्होंने एक्चुअली माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। अब दूसरी कहानी जो है बच्चों वो होने वाली है आप लोगों की मारिया शारापोवा के ऊपर। और मारिया शारापोवा की जर्नी के बारे में बेटा अगर बात की जाए तो ये दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी थी, और इन बहुत यंग एज के अंदर। और इनका करियर जो है बेटा उसमें भी आपको बहुत सारा सैक्रिफाइस, उसमें भी आपको बहुत सारा बलिदान देखने को मिलेगा, बहुत एंड्योरेंस देखने को मिलेगी, और बहुत एम्बिशन, बहुत ताकत, साहस देखने को मिलेगा। तो भाई साइबेरिया में पैदा हुई एक लड़की है, ठीक है, और ये 10 साल की एज के अंदर, एक्चुअली 9 इयर्स की एज में ही अपने पापा के साथ जो है यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच जाती हैं, ताकि यहाँ पर उन्हें प्रोफेशनल टेनिस की ट्रेनिंग मिल सके। वीज़ा इश्यूज़ की वजह से उनकी मदर जो थी बेटा उनके साथ नहीं आ पाई, और पहले 2 साल यहाँ पर वो अपनी मदर के बिना रही। ठीक है, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम बेटा कि एक 9 साल का बच्चा जो है, ठीक है, वो अपनी मदर के बिना जो वह बाहर रह रहा है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल करेज। ठीक है, इट टेक्स मेंटल करेज। इस चीज़ को करने के लिए बेटा बहुत मेंटल करेज की ज़रूरत है, बहुत ही दिमागी तौर से इंसान के स्ट्रांग होने की ज़रूरत है कि 9 साल का एक बच्चा अपनी मदर से दूर है, इस चीज़ पर वो रो नहीं रहा है, दुखी नहीं हो रहा है, परेशान नहीं हो रहा है, रादर अपनी ट्रेनिंग पर दिमाग लगा रहा है, रादर अपनी ट्रेनिंग पर जो है ध्यान दे रहा है। ठीक है, मारिया लिव्ड इन अ टेनिस अकेडमी डॉर्मेट्री वेयर शी फेस्ड हॉस्टिलिटी। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर, फिर बताती हूँ। अब था क्या बेटा कि मारिया शारापोवा की ट्रेनिंग के लिए मारिया के पापा को बहुत काम करना पड़ता था। ठीक है, एंड बिकॉज द फादर यूज टू बी वर्किंग, तो हमारी जो ये मारिया शारापोवा है ये अपने एक कॉलेज के जहाँ पर इनकी एकेडमी थी उस एकेडमी के डॉम में रहती थी। ठीक है, डॉम का मतलब हो गया कि वहाँ पर ही अपने अपने जो है हॉस्टल के डॉर्म में रह रही है। डॉर्म यानी जहाँ पर रूम्स बनाए होते हैं ना, हॉस्टल जिसे हम कहते हैं। तो इनका जो रूम था बेटा वो एक हॉस्टल में था। अब होता क्या है, हॉस्टल में रहने की वजह से यहाँ पर इनके जो बच्चे, ये ना अक्सर शी यूज्ड टू स्लीप अर्ली,
ठीक है, शी स्लेप्ट अर्ली, ये बहुत जल्दी जो थी वो सो जाया करती थी। लेकिन होता क्या था, जितने बाकी बच्चे थे ना वो रातों 11-11 बजे ट्रेनिंग से आते थे, आकर इनको बहुत ज़्यादा बुली करते थे, आकर इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, ठीक है, बाकी प्लेयर्स जो उन्हें बुली करते थे जस्ट बिकॉज कि हमारी मारा शारापोवा जो थी वो यंग थी। अब मारिया चाहती बेटा तो इस चीज़ को लेकर भी दुखी हो सकती थी, परेशान हो सकती थी, लेकिन मारिया शारापोवा ने अपने आप को इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है परेशान नहीं होने दिया, और उसने कोशिश यही करी कि जो भी उसका पॉइंट है वो समझा जाए और वो जीवन में आगे बढ़े, बिकॉज शी न्यू कि उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स ने बहुत एफर्ट लगाया है मारिया शारापोवा को इस लेवल तक पहुंचाने में। तो इसीलिए मारिया शारापोवा जो थी वो अपने पेरेंट्स की पॉइंट को गलत नहीं करना चाहती थी, उनके लिए मेहनत करना चाहती थी। तो मारिया ने ये सारी हार्डशिप्स को झेला साइलेंटली, ठीक है, इसे मोटिवेशन के रूप में यूज करा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करी, ठीक है, हार्ड वर्क के साथ, ठीक है, विद हार्ड वर्क उसने बहुत ट्रेनिंग करी, ठीक है, बहुत मेहनत के साथ जो था हमारी मारिया शारापोवा अपनी ट्रेनिंग करती रही, लॉन्ग आवर्स ईच डे, दिखाते हुए कि अगर वो मेंटली टफ है तो जीवन में कुछ भी अचीव किया जा सकता है, ठीक है। और उनका जो राइज था बेटा टेनिस में वो बहुत ही स्टेडी और बहुत ही पावरफुल तरीके से देखा गया है। सरीना विलियम्स को बेटा ने विंबलडन चैंपियनशिप में 17 साल की एज में ही हरा दिया था और दुनिया की नंबर 1 लेवल पर पहुंच गई थी, ठीक है। अब मारिया शारापोवा इन अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स, ठीक है, ट्रेनिंग के 4 सालों के अंडर ही उन्होंने ये काम जो था वो कर दिया था। इनकी जो वैल्यूज थी बेटा हार्डवर्क की और कमिटमेंट की ओवर फेम एंड वेल्थ, उसने इनको जीवन में बढ़ने में बहुत मदद करी है। क्योंकि इनसे यही पूछा गया कि आप इसे कैसे करती हो, तो वो कहती है कि देखो भाई, पैसा इस चीज़ के लिए एक एक्चुअल पॉइंट तो है कि पैसे से आपको सपोर्ट तो मिलता है, ठीक है, पैसे से आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने का मौका तो मिलता है, बट मनी इज़ नॉट दी ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू टेक यू अहेड इन लाइफ। पैसे से ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है। अब भाई मारिया के साथ पॉइंट ये था, उसे पता है कि उसके पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं उसके करियर के लिए, तो इट वाज हर ड्यूटी कि वो भी अच्छे से अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करे। तो जो उनका सक्सेस था बेटा वो उनकी रेजिलियंस, ठीक है, उनकी कॉन्टिन्यूअस हार्डवर्क से आया, ठीक है। बाय द टाइम शी न्यू कि उनको बहुत मेहनत लगेगी, और यहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि आपकी मोटिवेशन क्या है, तो वो कहती है कि देखो भाई, पैसा तो हर इंसान हर काम में कमा ही रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मनी इज़ अ फैक्टर, येस पैसा आ रहा है, मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ पर्सन टू अर्न, फॉर अ पर्सन टू वर्क, लेकिन वो कहती है उससे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है कि वट एवर आई डू आई हैव टू डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। उनके लिए उनका डिसिप्लिन और जो हंगर है फॉर एक्सीलेंस, वो कहती है क्योंकि मेरा इट इज़ एन हैबिट, ठीक है, इट्स अ गुड हैबिट ऑफ बीइंग एट नंबर 1, ठीक है, गुड हैबिट ऑफ बीइंग नंबर 1, ठीक है। वो कहती है मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं नंबर 1 पे रहूं, और उनकी इनर स्ट्रेंथ, बिकॉज शी हैज सर्टेन थिंग्स विच शी हैज टू रीपे। उनकी स्टोरी बेटा हमें सिखाती है कि सक्सेस सैक्रिफाइस और अनब्रेकेबल विल मांगता है, जो मारिया शारापोवा ने अपने करियर में ओवरऑल अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में दिखाई है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आप लोगों के साथ आपका इस स्टोरी का पार्ट नंबर 2। भाई अगली कहानी है इफ आई वर यू। ये कहानी है बेटा 2 लोगों के बारे में, ठीक है, जिनके दोनों के नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो बेटा हमें पता है कि इस कहानी में हमारे पास है इंट्रूडर, ठीक है, और इंट्रूडर के अलावा बेटा हमारे पास एक व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है जिराड, ठीक है। तो भाई जिराड जो है वो बड़ा ही लोनली सा मैन है, ठीक है, ही हैड नो फ्रेंड्स और एनीथिंग, ठीक है, ये बड़ा ही अकेला सा आदमी है, इसका कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है, ज़्यादा कोई बात करने वाला नहीं है, ठीक है, काफ़ी लोनली अकेले अकेले रहने वाला ये व्यक्ति है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग इसके जीवन में भी नहीं है। तो होता क्या है, ये जो इंट्रूडर है बेटा ये एक क्रिमिनल था, और जब इसने जिराड को देखा तो इसको ऐसा लगा कि भाई जिराड तो जो है बड़ा अच्छा जीवन जी रहा है, तो क्यों ना जिराड के जीवन को ही अपना जीवन बना लिया जाए। सो बेसिकली इंट्रूडर यहाँ पर आता है हमारे जिराड को मारने के लिए, और इसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए अपना करने के लिए। तो भाई ये एक्ट जो है इसे डगलस जेम्स ने लिखा है, जिसमें वो यहाँ पर जिराड की कहानी हमें सुनाते हैं, जो कि एक प्ले राइट है, बेसिकली आप कह सकते हो कि एक राइटर है, प्ले के लिए कहानियां लिखता है, ठीक है, एंड एन अननेम्ड इंट्रूडर, और एक ऐसा इंट्रूडर, एक ऐसा घुसपैठिया बेटा जिसका नाम हमें स्टोरी में नहीं बताया गया है। जिराड लिव्स अलोन इन अ स्मॉल कॉटेज। ये जो बेटा आदमी है जिराड, ये अकेले रहता है एक छोटे से कॉटेज के अंदर, ठीक है, एक स्मॉल वुडन हाउस के अंदर ये अकेला रहता है, ठीक है, ऑफन एब्जॉर्ब्ड इन हिज थिएट्रिकल वर्क। और अक्सर ये क्या करता है बेटा, अक्सर ये अपने थिएट्रिकल काम के अंदर ही बिजी रहता है, अपने थिएटर के काम में ही बेटा इसका अक्सर पूरा का पूरा दिन जो है वो निकल जाता है। एक शाम की बात है, भी जिराड अपने फोन पर बात करके हटा ही था कि उसके घर के अंदर बेटा एक इंट्रूडर एंटर कर जाता है उसके कॉटेज में एक गन लेकर।
वो गन लेकर यहाँ पर आता है, हमारे जिराड को खूब डराता है, खूब उसको धमकाता है, अपनी तरफ उसको भड़काने की कोशिश करता है, उसको ये बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारा जीवन हथिया लूँगा। बिकॉज़ वो बताता है कि ऑलरेडी मैं एक क्रिमिनल हूँ, मैं ऑलरेडी जो है पुलिस को मार के आया हूँ। उसने बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर का कत्ल किया था। तो इंट्रूडर बताता है कि मैं ऑलरेडी एक क्रिमिनल हूँ, मैं ऑलरेडी पुलिस को यहाँ पर मार के तुम्हारे यहाँ पर आया हूँ और अब मैं बहुत जल्दी तुम्हें मारने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू किल यू, ठीक है, मैं तुम्हें मार दूंगा यहाँ पर और उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, फिर तुम मर जाओगे, तुम्हारी आइडेंटिटी मैं ले लूंगा, क्योंकि ज़्यादा लोग तुम्हें वैसे भी नहीं जानते हैं। तो वो कहते हैं क्योंकि तुम्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते कि तुम कौन हो, तो इसीलिए तुम्हारी आइडेंटिटी मेरे लिए छीनना बहुत आसान है। तो यहाँ पर ये आदमी रिवील करता है कि वो एक क्रिमिनल है जो अभी भाग रहा है पुलिस से, ठीक है, फ्रॉम द पुलिस, क्योंकि उसने पुलिस के भी एक ऑफिसर का कत्ल कर दिया था और वहां से वो भागा है। ही प्लान्स टू किल जिराड, और उसका पूरा प्लान है कि वो जिराड को मारे और उसकी आइडेंटिटी ले ले ताकि वो पुलिस से बच सके, क्योंकि जब वो जिराड बनकर रहेगा तो जिराड और इंट्रूडर के फीचर्स बहुत सेम है, वो दोनों एक दूसरे जैसे दिखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज दिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो चाहता है कि भाई वो भी क्या हो, वो भी जिराड जो है हमारे यहाँ पर इंट्रूडर के जिराड मर जाए और इंट्रूडर जो है वो जिराड का जीवन लेकर जिए और पुलिस को कभी पता ही ना लग सके कि भैया इंट्रूडर कौन था, वो चोर कौन था, ठीक है। हमारा जो ये आदमी है जिराड, सॉरी इंट्रूडर, इसको ये लगता है कि जिराड एक सॉलिटरी लाइफ जी रहा है, ठीक है, काफ़ी लोनली लाइफ जी रहा है, इसके जीवन में ज़्यादा लोग नहीं है, ठीक है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है ये कौन है, ही हैज़ नो फैमिली, ही हैड नो फ्रेंड्स। सो इवन इफ अगर जिराड मर भी जाएगा तो नो वन इन द वर्ल्ड विल एवर कम टू नो कि जिराड मर गया है, नो वन विल बी मिसिंग हिम। तो इस पूरी कन्फ्रंटेशन के दौरान जिराड जो था बेटा वो बहुत ही काम था। एक नॉर्मल इंसान अगर होता तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता, बहुत ज़्यादा डर जाता, लेकिन हमारी कहानी के अंदर जो जिराड था वो बहुत ज़्यादा शांत था। उसने अपने चेहरे का जो काम है, उसने अपने मन की जो शांति है उसे कहीं जाने नहीं दिया। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, अब वो यहाँ चाहता तो घबरा जाता, उसने क्या किया, हमारे इंट्रूडर से बात करना शुरू करा, टू नो मोर अबाउट हिम, ठीक है, जानने के लिए उसके बारे में कि उसके जीवन में क्या क्या है, ठीक है, उसके और डिटेल में जाने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज, ठीक है। तो हमारे इंट्रूडर की डिटेल्स बेटा उसने लेनी शुरू करी। He cleverly creates an atmosphere of doubt by suggesting that he himself is not what he appears to be. तो यहाँ पर इंट्रूडर से बात करते हुए, इंट्रूडर की एक्चुअल इंटेंशन जानने के बाद बड़ा स्मार्टली यहाँ पर हमारे जिराड ने हमारे इंट्रूडर को बताया कि देखो भाई, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं भी बड़ा साधारण सा आदमी हूँ और मैं भी, मेरे जीवन में कोई लोग नहीं है, लेकिन वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आई एम नॉट दैट सिंपल, मेरा जीवन इतना भी आसान नहीं है, मेरा जीवन इतना भी सिंपल नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि भैया मेरी लाइफ जो है वो इतनी भी ईजी नहीं है जितनी आपको लगती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भैया मेरा जो जीवन है वो भी बहुत तेज है, ठीक है। एक सेकेंड रुकने का बच्चों। तो कहते हैं भाई मेरा जीवन जो है वो भी बहुत तेज है, मेरा भी जीवन बड़ा मिस्टीरियस है, मैं भी कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। वो उससे पूछता है कि वाई एम आई पैकिंग, तो वो कहते हैं तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये पैकिंग क्यों कर रहा हूँ, जब तुम मेरे घर के अंदर आए तो तुमने मुझे देखा कि मैं अपना सारा का सारा सामान पैक करके यहाँ से निकल रहा हूँ, तो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ये सब पैकिंग क्यों कर रहा हूँ। अब जब ये चीज़ हमारे इसने देखी, हमारे आदमी ने देखी, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इंट्रूडर ने देखी कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, जब मैं आया था यहाँ पर ये पैकिंग तो कर रहा था। फिर हमारे जिराड ने अपना बैग खोल के दिखाया, उसके अंदर नकली मुस्टैशेस पड़ी हुई थी, नकली कपड़े पड़े हुए थे, साथ ही साथ एक गन पड़ी हुई थी। तो उसने यहाँ पर जिराड ने ये बताया हमारे इंट्रूडर को कि भाई तुम्हें पता है कि तुम्हें लग रहा है कि भाई मेरा जीवन बड़ा ही सिंपल सा है, मेरे जीवन में कुछ खतरनाक नहीं है। ही सेज लेकिन ऐसा नहीं है, ही सेज मैं भी एक बहुत ही मिस्टीरियस लाइफ जी रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि वो कहता है कि मैं भी एक फेक आइडेंटिटी के अंडर जी रहा हूँ। ही सेज मैं भी एक क्रिमिनल हूँ और पुलिस जो है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, और वो कहते हैं पुलिस अभी बस यहाँ आने ही वाली थी इसीलिए मैं यहाँ से भाग रहा था। और वो कहते हैं जैसे ही मुझे अभी मैंने अपने लोगों को खड़ा किया हुआ है कि अगर जैसे ही पुलिस नाका क्रॉस करेगी मुझे कॉल करने के लिए, मुझे बताने के लिए, और वो कहते हैं जैसे ही पुलिस वो नाका क्रॉस करेगी आई विल गेट टू नो कि मुझे पुलिस पकड़ने आने वाली है और मैं यहाँ से अपनी वैन लेकर भाग जाऊंगा। तो इधर वो हमारे इंट्रूडर को भी हिंट करता है और उसे कहता है कि तुम भी एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे और तुम मेरी आइडेंटिटी लोगे तो तुम भी जो है मर ही जाओगे। अब क्योंकि इंट्रूडर ने बेटा ये इन्फॉर्मेशन सुनी तो वो पूरा प्लान बनाकर आया था मन ही मन में कि वो जिराड की आइडेंटिटी ले लेगा और जिराड का जीवन जी लेगा। लेकिन जब वो ये सुनता है कि जिराड भी एक क्रिमिनल है जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है,
तो उसको मन ही मन डर लगने लगता है कि वो जिराड को कैसे मार दे, क्योंकि जिराड को मारने से उसकी सिचुएशन ठीक होने के बजाय और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो उतने में ही क्या होता है बेटा, कॉल बजता है और जिराड बोलता है कि देखो पक्का पुलिस अब हमारे घर में पहुंचने वाली है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। ये सुनकर आपका इंट्रूडर भी पैनिक हो जाता है और वो क्या करता है बेटा, जैसे ही इंट्रूडर को एक दरवाज़ा खोलता है और इंट्रूडर को उसके अंदर डालता है, लेकिन इंट्रूडर को पूरा अंदर डाल के बचाने की जगह वो धक्का मार के पूरा दरवाज़ा बंद करके इंट्रूडर को वहाँ पर लॉक कर देता है। कॉल मिलाता है पुलिस को और बोलता है, पुलिस को कॉल करता है अपनी थिएट्रिकल कंपनी में और वहाँ कॉल कर बोलता है कि सॉरी, मैं आज के जो प्रॉप्स है, जितने भी नकली गन थे, नकली मुस्टैच थे, वो मैं आज नहीं दे पाऊंगा। और साथ ही साथ वो कहता है कि कृपया करके पुलिस को जरा कॉल कर दोगे। तो जिराड जो है बेटा वो इवेंचुअली अपने आप को डिसआर्म करता है और एंगर की जगह एम्पैथी दिखाता है। वो इंट्रूडर को भी बोलता है कि तुम मेरे साथ अपना जो है भाग चलो, और इस तरीके से वो इंट्रूडर को पकड़ के अलमारी में बंद कर देता है। ये प्ले प्रेजेंट करता है बेटा द प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग का होना, इंटेलिजेंस और कामनेस जो इंसान के अंदर प्रेशर के समय में होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अंडरस्टैंडिंग, कि इंसान अगर समझ लेगी सिचुएशन में क्या हाल है उसके, बिकॉज यहाँ पर आपके इंट्रूडर के बारे में पहले हमारा जो जिराड है उसने सब कुछ समझा, सब कुछ सुना, और उसके बाद बेटा उसने अपना फाइनल डिसीजन लिया। ये आइडिया दिखाता है बेटा कि वायलेंस इज नेवर द सॉल्यूशन, योर ब्रेन इज मोर पावरफुल देन योर हैंड्स, कि आपका जो दिमाग है बच्चों वो आपके हाथों से ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, चलिए अब लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास का, जो मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, जिसका नाम है काठमांडू। ये काठमांडू चैप्टर लिखने वाले राइटर का नाम है बच्चों विक्रम सेठ। और ये विक्रम सेठ जो है बच्चों ये एक बहुत जाने माने राइटर हैं। ये ट्रैवल करते हैं काठमांडू को। काठमांडू बच्चों क्या है, काठमांडू कैपिटल सिटी है नेपाल की। ठीक है, ये क्या है, नेपाल कैपिटल है, ये नेपाल की कैपिटल में ये जाते हैं। और इस कहानी के जो मेजर पॉइंट है उसके अंदर वो यही एक्सप्लेन करते हैं कि काठमांडू बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर जगह है। सुंदर होने के साथ साथ बेटा यहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं, व्हाट ऑल हैपेंस, उसके बारे में भी बताया गया है। तो ये चैप्टर जो है बेटा ये विक्रम सेठ के ट्रैवलॉग से लिया गया है, जिसका नाम है हेवन लेक, जो कि एक विविड और सेंसरी रिच डिस्क्रिप्शन देता है काठमांडू नाम की जगह की, जो कि नेपाल के वाइब्रेंट और कल्चरली डाइवर्स कैपिटल है। यहाँ पर वो 2 रिलीजियस साइट्स पर जाते हैं। सबसे पहले वो जाते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल, जो कि एक हिंदू श्राइन है, एक हिंदू टेम्पल है, और उसके आसपास के एटमॉस्फेयर के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं यहाँ पर जब वो पशुपतिनाथ टेम्पल पहुँचते हैं तो जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा एनर्जेटिक है, बहुत क्राउडेड है, बहुत भीड़ भड़क्का है, बड़ा क्योटिक है, बहुत सारे लोग हैं शोरगुल करते हुए। यहाँ पर डिवोटीज हैं, यहाँ पर पंडित हैं, यहाँ पर टूरिस्ट हैं, एनिमल्स हैं, वेंडर्स हैं और बेगर्स हैं, जो वहाँ पर टेम्पल के आसपास घूम रहे हैं, और वहाँ पर घूमने की वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। अब पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में बेटा अगर बात की जाए तो पशुपतिनाथ टेम्पल इज द वन जहाँ पर सिर्फ हिंदूज की एंट्री अलाउड होती है। ठीक है, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर। तो बहुत सारे वेस्टर्नर्स जो थे, बहुत सारे फॉरेनर्स जो थे, वो ऐसे सैफरन रंग के कपड़े पहनकर वहाँ पर आकर लड़ाई कर रहे थे कि हमें भी जो है अंदर जाने का मौका मिलना चाहिए, हमें भी अंदर जाना चाहिए। मतलब शोर लगा हुआ है, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर जो है वहाँ पर उस जगह पर प्रेजेंट था। ऑथर ऑब्जर्व करते हैं द पुश एंड पुल ऑफ द वर्शिपर्स वेटिंग टू एंटर द मेन टेम्पल। बहुत ज़्यादा क्राउड है टेम्पल के आगे। तो भाई होता क्या है आगे देखते हैं। सेक्रेड रिचुअल्स, वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने पूजा पाठ कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर चैंटिंग चल रही है, लोग अपने मंत्र बोल रहे हैं, वहाँ पर बेल्स चल रही है। इंसेंस यानी जो अगरबत्ती की खुशबू होती है बेटा, पूरी हवा के अंदर अगरबत्ती की खुशबू जो है वो फैली हुई है। ठीक है, द बागमती रिवर फ्लोज नियर बाय, वहाँ पर पास में बागमती रिवर जो है वो बह रही है। उधर लोग अपने कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, मतलब रिवर को बिल्कुल क्लटर किया हुआ है। येट उसे होली रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिमेशन, किसी का संस्कार करने के लिए। साधुज, होली मैन उस एरिया के आसपास घूम रहे हैं। तो सेठ यहाँ पर बताते हैं इधर बहुत ज्यादा शोर, नॉइस, खुशबू और बड़ी कंफ्यूजन है, बट इट इज नॉट द काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन जो बुरी है। गुड काइंड ऑफ कंफ्यूजन के बारे में वो यहाँ पर बताते हैं। वाइल इसी जगह पर काठमांडू में हमारे राइटर जो है वो एक और जगह विजिट करते हैं, जो कि था बेटा बौद्धनाथ स्तूपा। ठीक है, ये एक बुद्धिस्ट श्राइन है। वो बताते हैं जहाँ पर पशुपतिनाथ टेम्पल के आसपास बहुत ज़्यादा शोरगुल था, बहुत सारी बातें थी। यहाँ पर इधर बहुत ज़्यादा शांति है। ठीक है, बौद्धनाथ स्तूपा जो है वो बड़ा ही शांत है, बड़ा ऑर्डरली है और बड़ा सेरीन है, बड़ी शांति है यहाँ पर।
तिबेतन मॉन्क्स और पिलग्रिम्स जो है दैट सर्कम्बुलेट द ह्यूज वाइट डोम, ठीक है, दे आर टेकिंग राउंड्स। बड़े बड़े लोग जो है यहाँ पर, आपके मॉन्क्स हो गए, जितने भी आपके लोग हो गए डिवोटीज, वो सब यहाँ पे इस श्राइन के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। एक मेडिटेटिव साइलेंस है यहाँ पर, ठीक है। प्रेयर व्हील्स चल रहे हैं, मतलब वो बताते हैं जैसा हसल बसल आप लोगों को पशुपतिनाथ टेम्पल पर देखने को मिलेगा, उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। द एटमोसफियर कन्वेज ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ही पीसफुलनेस जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, डिवोशन और स्पिरिचुअल प्योरिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर लोग जो है वो बहुत शांत है, ठीक है, पीसफुल, क्वाइट येट पीसफुल, ठीक है। यहाँ पर सब लोग बिल्कुल चुप है और बहुत ही पीसफुल है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है आपके पशुपतिनाथ टेम्पल से। यहाँ पर लोग अपना सामान बेच रहे हैं, ठीक है। देयर आर ऑल्सो तिबेतन शॉप्स, यहाँ पर भी बहुत सारी तिबेतन शॉप्स है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शॉप्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर लोग शोर मचा रहे थे, यहाँ पर लोग शांति से अपना सामान बेच रहे हैं। नॉट दैट कि वो कंपेयर कर रहे हैं सम रिलीजन को, बट वो ये बताना चाहते हैं कि एक ही जगह पर दो अलग अलग प्लेसेस है, ठीक है, एक ही जगह पर दो अलग अलग पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं और दोनों का एटमॉस्फेयर एक दूसरे से कितना डिफरेंट है। श्राइन्स को विजिट करने के बाद सेठ जो है बेटा काठमांडू की गलियों में घूम रहे थे, ठीक है। वहां पर देख रहे हैं लोग पोस्ट कार्ड बेच रहे हैं, कॉपर वेयर बेच रहे हैं, चॉकलेट्स बेच रहे हैं, मैप बुक्स बेच रहे हैं, स्पेशली फ्लूट्स बेच रहे हैं अलग अलग शेप्स एंड साइजेस की। तो यहाँ पर हमारे विक्रम सेठ की नज़र जब बेटा पड़ती है तो उनकी सबसे मेजर जो है वो नज़र पड़ती है ठीक है, उनकी नजर पड़ती है बेटा किसके ऊपर, उनकी नजर पड़ती है यहाँ पर आपके फ्लूट्स के ऊपर। अभी तक इनकी नजर और कहीं नहीं गई और किसी चीज पर इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया जितना अब इन फ्लूट्स पर वो देते हैं। बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो है बेटा यहाँ पर वो अपनी फ्लूट्स ब्लो कर रहे हैं बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जो साउंड है बेटा फ्लूट की वो इतनी सिंबॉलिक बन जाती है सेठ के लिए कि वो बताते हैं कि किस तरीके से इस फ्लूट का असर उनके दिल तक है। और ये फ्लूट का जो कल्चर है ये सिर्फ इंडियन कल्चर नहीं है, ये यूरोपियन, जापानीज और इतना लॉन्ग कल्चर है जो कि ऐसा म्यूजिक क्रिएट करता है जो इंसान को यूनिवर्सली ह्यूमन फील कराता है। बिकॉज दिस फ्लूट हैज ऑलवेज बीन इन ऑल द कल्चर्स। तो वो कहते हैं ऑल द कल्चर्स समहाउ आर यूनाइटेड बाय फ्लूट्स। तो यहाँ पर वो फ्लूट्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर बेटा एंड करता है पोएट्स की फीलिंग के साथ कि म्यूजिक जैसे ह्यूमैनिटी है वो भी लोगों को कनेक्ट करता है बाउंड्रीज के अक्रॉस। फॉर एग्जांपल भले ही वो भारत देश में नहीं है, काठमांडू में है, नेपाल में है, लेकिन वो जो फ्लूट है वो हमारे राइटर को कनेक्ट करती है नेचर से। तो जो सिटी है बेटा काठमांडू की वो बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही डाइवर्स है, स्पिरिचुअल है, नॉइजी है और बहुत ही कल्चरल है, जिसके बारे में राइटर ने हमें यहाँ पर बताया है। ठीक है, इसी के साथ आकर बेटा आप लोगों के साथ मेरा ये चैप्टर जो है ये खत्म हो जाता है। आई होप ये चैप्टर भी आप लोगों को क्लियर होगा बेटा, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये बैच दृष्टि बैच यहाँ पर क्लोज हो जाता है। आई होप जितने भी चैप्टर्स बेटा हम लोगों ने इस बैच में करे हैं वो सब आप लोगों को क्लियर होंगे। एनी डाउट बेटा अगर आपको आता है, एनी डाउट इफ यू हैव एनी ऑफ द टॉपिक्स, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। आप मुझसे एक बार कॉल करके बच्चों बात कर सकते हैं, कॉल करिए, सॉरी गाइस, कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे मैं आप लोगों को अकॉर्डिंगली दे दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मैं निहारिका, मिलूंगी आप बच्चों को आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।